हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे करेंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन कार्यक्रम में। मेरा नाम प्रियांशु है। इस कक्षा में हम लोग इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स न्यूज़ के ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये देखने का प्रयास करते हैं कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ किस तरीके से एग्ज़ाम के सिलेबस के लिए आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम लोगों ने डिस्कशन के लिए टॉपिक लिया है वह इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूरोपियन यूनियन ने हाल फिलहाल में ही अपने इनलार्जमेंट के प्लान को लेकर और आगे प्रगति के कुछ स्टेप्स उठाए हैं। यूरोपियन यूनियन चूँकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ग्रुपिंग्स, ये सभी हमें अपने यूपीएससी के सिलेबस में मेंस एग्ज़ाम जीएस पेपर 2 में पढ़ना है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी जो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ हैं, करेंट इवेंट्स हैं, समसामयिक जो घटनाएं हैं वो हमें जानना पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये जो डिस्कशन है ईयू के एक्सपेंशन, यूरोपियन यूनियन के विस्तार के ऊपर है, जहाँ पे कि यूरोपियन कमीशन ने हाल ही में मोल्डोवा और यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के लिए फॉर्मल नेगोशिएशन प्रोसेस, औपचारिक वार्ता प्रक्रिया को शुरू करने का सुझाव दिया है। यूपीएससी के मेन एग्जामिनेशन से कैसे यह टॉपिक जुड़ता है, तो जीएस पेपर 2 में हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए टॉपिक शामिल रहते हैं। तो हम देखें कि इसमें एक टॉपिक बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स का है एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। वैसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या वैश्विक समूह जो कि जिनमें भारत शामिल हो या भारत के हित प्रभावित होते हों। तो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के संबंध काफ़ी व्यापक हैं, स्ट्रैटेजिक हैं, सामरिक हैं। तो यूरोपियन यूनियन एज ए रीजनल ग्रुपिंग, एक क्षेत्रीय समूह के रूप में अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उससे भारत का हित भी प्रभावित हो सकता है। दूसरी चीज़ है, एक और टॉपिक आपके पेपर 2 में है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। तो जो विकसित और विकासशील देश हैं उनके द्वारा जो नीतिगत स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उनके यहाँ जो पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, पॉलिसीज हैं, उनकी पॉलिटिक्स हैं, उनका भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इंडियन डायस्पोरा पे क्या प्रभाव पड़ता है। इंडियन डायस्पोरा का अर्थ हुआ जो भारतीय मूल के लोग हैं और विदेशों में रह रहे हैं। तो इन दोनों टॉपिक से यह यूरोपियन यूनियन के एक्सपेंशन का, इनलार्जमेंट का जो न्यूज आइटम है वो कनेक्ट होता है। आज के इस डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले इस न्यूज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह चर्चा में क्यों रहा। यूरोपियन यूनियन का इनलार्जमेंट क्या है, ईयू इनलार्जमेंट से क्या तात्पर्य है। यूरोपियन यूनियन में जब कोई नया देश शामिल होता है, एसेशन का प्रोसेस जो होता है, तो एसेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, एसेशन के स्टेप्स क्या हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी देश फॉर्मली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनता है, उस प्रोसेस को एसेशन बोलते हैं। और यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक रीजनल ग्रुपिंग के रूप में क्या है। तो इस डिस्कशन में हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगर हम इस समाचार की बात करें तो हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने, जो कि यूरोपियन यूनियन का मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो यूरोपियन कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं, सुझाव दिया है कि मोल्डोवा और यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के लिए फॉर्मल नेगोशिएशन प्रोसेस शुरू किया जाए। यूक्रेन और मोल्डोवा दोनों यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं और दोनों देशों को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए एक औपचारिक वार्ता प्रक्रिया, नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करने का सुझाव यूरोपियन कमीशन ने दिया है। यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन के 4 प्रमुख डिसीजन मेकिंग ऑर्गन्स में से एक है। जब हम यूरोपियन यूनियन की चर्चा करेंगे तो यूरोपीय कमीशन की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके साथ ही यूरोपियन कमीशन ने जॉर्जिया को भी कैंडिडेट स्टेटस प्रदान किया है। जॉर्जिया भी एक यूरोप का देश है। जॉर्जिया को भी कैंडिडेट स्टेटस दिया है और मोल्डोवा और यूक्रेन को पहले से ही कैंडिडेट स्टेटस प्राप्त था। कैंडिडेट स्टेटस का अर्थ होता है यूरोपियन यूनियन के एसेशन प्रक्रिया में जो देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें कैंडिडेट स्टेटस दिया जाता है ताकि यूरोपियन यूनियन उन पर
उन्हें शामिल करने के लिए गंभीरता से विचार करता है, तो वैसे देशों को कैंडिडेट स्टेटस दिया जाता है। यूक्रेन को कैंडिडेट स्टेटस यूरोपियन यूनियन ने लास्ट ईयर जून में दिया था। तो इसके पीछे का कारण ये था कि हम जानते हैं रूस के द्वारा यूक्रेन पर आर्म्ड एक तरीके से सैन्य हमला हो गया, और इस क्रम में यूरोपियन यूनियन को ये लगा कि यूक्रेन को संघ में शामिल करने की जो बातचीत है उसको फिर से आगे बढ़ाई जाए। उसने फिर से यूक्रेन को ईयू का हिस्सा बनाने के आइडिया को रिवाइव किया और लास्ट ईयर उसे कैंडिडेट स्टेटस दिया। तो यूरोपियन कमीशन ने अपने हाल के फैसले में जॉर्जिया को भी कैंडिडेट स्टेटस दिया है। अब यूक्रेन इसको किस तरीके से देखता है? यूक्रेन का कहना है कि उसके इस कदम से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म आएंगे। युद्ध की स्थिति है अभी रूस और यूक्रेन के बीच में। यूक्रेन का कहना है कि युद्ध के बावजूद भी यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय समूहों में, संगठनों में सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, रिफॉर्म प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। रिफॉर्म किस तरीके से? तो यूरोपियन यूनियन के इनलार्जमेंट के रूप में और अधिक यूरोपीय देशों को इसमें शामिल करते हुए। एक महत्वपूर्ण बात ये जानना जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन में किसी भी देश को शामिल करने की एक प्रक्रिया होती है, एक एसेशन प्रोसेस होता है, जिसके माध्यम से कोई देश संघ का हिस्सा बनते हैं, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनते हैं। उसके लिए यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए किसी भी देश को सर्टेन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस पूरे करने होते हैं। कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, कुछ ऐसी योग्यताएं हैं राजनीतिक और आर्थिक, जो कि उन्हें पूरा करना होता है। और जो ईयू के अपने बॉडी ऑफ राइट्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं एक ईयू मेंबर नेशन के, उसको फुलफिल करना होता है। हालांकि जो मेंबरशिप प्रदान करने की प्रक्रिया है, ग्रांट करने की प्रक्रिया है, वो काफ़ी लंबी भी हो जाती है कभी कभी। अगर आप तुर्की के केस में देखें, तुर्की जो कि पहले तुर्की के नाम से जाना जाता था, तो तुर्की को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की प्रक्रिया लगभग 18 साल पहले शुरू हुई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो यूरोपियन यूनियन का जो एसेशन प्रोसेस है, कई बार उसमें नेगोशिएशन की प्रक्रिया काफ़ी अधिक लंबी हो जाती है। अब ये देखें कि ये इस न्यूज़ के विषय में बात थी। यूरोपीय कमीशन ने यूक्रेन के केस में कहा कि हम यूक्रेन को लास्ट ईयर हमने कैंडिडेट स्टेटस दिया और अब हम इसको संघ में शामिल करने के लिए एक फॉर्मल नेगोशिएशन प्रोसेस रेकमेंड करते हैं। अभी दिसंबर में यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और यूरोपियन काउंसिल में जो यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं वो आपस में मिलकर यूरोपियन कमीशन के इस सुझाव पर अपना अप्रूवल देंगे। फिर आगे जो एसेशन की प्रक्रिया है यूक्रेन के मामले में वो आगे बढ़ेगी। तो यूक्रेन के मामले में यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हालांकि उसने कई मामलों में रिफॉर्म किया है, अपने नेशनल लॉज में रिफॉर्म किया है और उसको यूरोपियन यूनियन से अलाइन करने का प्रयास किया है, लेकिन कई मामलों में यूक्रेन को और प्रयास करने की ज़रूरत है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 7 ऐसे क्षेत्रों में रिफॉर्म लाने की बात की थी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषकर सुधार करने का सुझाव दिया था। आप जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि टैकलिंग पावर ऑफ ओलिगार्क्स, जो ओलिगार्क्स हैं उनके पावर को टैकल करने की बात की थी। भ्रष्टाचार को कम करने का सुझाव दिया था और साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं तो माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्शन देने की बात की थी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी सुरक्षित करने का सुझाव दिया था कि इन 3 क्षेत्रों में यूरोपियन यूनियन के अनुसार यूक्रेन को और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। अब एक टर्म यहाँ पर ओलिगार्क आ रहा है। हम जानते हैं कि ओलिगार्की किसे कहते हैं। ओलिगार्की का अर्थ होता है रूल बाय फ्यू एक्सट्रीमली रिच और पावरफुल पीपल। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि अत्यधिक अमीर या शक्तिशाली लोग, पावरफुल लोग, केवल कुछ अत्यधिक अमीर और शक्तिशाली लोग शासन करते हों, उन्हें वैसी शासन व्यवस्था को हम ओलिगार्की बोलते हैं। और वैसे एक्सट्रीमली रिच या पावरफुल व्यक्ति को ओलिगार्क बोलते हैं। तो यूक्रेन में और रसिया में पर्टिकुलरली वैसे ओलिगार्क काफ़ी एक्टिव हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई आप अपने यहाँ जो ओलिगार्क्स हैं उनको टैकल करिए, उनके ऊपर आप अंकुश लगाइए, भ्रष्टाचार को कम करिए और माइनॉरिटी राइट्स को इंश्योर करिए। बोस्निया हर्जेगोविना के केस में, बोस्निया हर्जेगोविना एक यूरोपीय देश है
बोस्निया हर्जेगोविना के भी केस में यूरोपियन यूनियन ने कुछ फर्दर रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। यह देश भी एक कैंडिडेट है यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए, और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि बोस्निया हर्जेगोविना को भी अपने यहाँ कुछ सुधार करने होंगे। हालांकि उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग इन क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, लेकिन इसके अतिरिक्त उसे अन्य कई क्षेत्रों में भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यूरोपीय कमीशन के द्वारा इन सुझावों के आलोक में यह न्यूज़ रिपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह के विस्तार की जब बात हो तो आपको उसको जरूर परीक्षा अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना और जानना जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि कई क्षेत्रीय समूहों के विस्तार की बात हो रही है, ब्रिक्स के विस्तार की बात हो रही है, एससीओ के विस्तार की बात हो रही है। तो उसी तरीके से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह के रूप में यूरोपियन यूनियन के जब विस्तार की कोई बात हो तो वो आपको जानना जरूरी है। न्यूज में यह इन कारणों से रहा है। अब ईयू का इनलार्जमेंट क्या है, यूरोपियन यूनियन इनलार्जमेंट। तो यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में इनलार्जमेंट एक पॉलिसी मेजर है, ये एक वाइटल पॉलिसी है। इनलार्जमेंट का मतलब आप इसको एक्सपेंशन के रूप में समझ सकते हैं। सो इनलार्जमेंट इज अ वाइटल पॉलिसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। हम जानते हैं कि यूरोप में 44 देश हैं, 44 नेशंस हैं। हालांकि विभिन्न डेफिनेशन के अनुसार यूरोपियन कंट्रीज की संख्या 44 से लेकर 50 तक है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वह यूरोप महादेश में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में 44 नेशंस हैं, वैसे देश जिनकी राजधानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो हम मान लें कि 44 देश जो यूरोप के हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन समूह में तो केवल 27 देश हैं, केवल 27 नेशन हैं जो इसके सदस्य हैं। तो इनलार्जमेंट के प्रोसेस के द्वारा यूरोपियन यूनियन जो वाइडर यूरोपियन कॉन्टिनेंट के नेशंस हैं उनको एक संघ के अंतर्गत लाना चाहता है। अपने इस पॉलिसी, इस नीति के जरिए वो वाइडर यूरोपियन कम्युनिटी को कनेक्ट करना चाहता है, सभी यूरोपीय देशों को जोड़ना चाहता है, इंटीग्रेट करना चाहता है इन अ मोर क्लोजर वे। ठीक है, तो ये एक वाइटल पॉलिसी है। और अगर इस पॉलिसी की हम बात करें तो इनलार्जमेंट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी स्टेट यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाता है अगर वो सर्टेन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया को, कंडीशंस को फुलफिल करता हो। तो ईयू के केस में, यूरोपियन यूनियन के केस में इनलार्जमेंट क्या है? इनलार्जमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच स्टेट्स, जिसके द्वारा कि जो नेशन स्टेट्स हैं वह सर्टेन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस को, राजनीतिक और आर्थिक शर्तों को पूरा करते हुए यूरोपीय संघ का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन इनलार्जमेंट। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी टूल है। किस लिए है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मानना है कि ये अर्ज ऑफ हिस्ट्री है, ये इतिहास की मांग है कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है आपस में इंटीग्रेटेड हो जाए। क्यों इंटीग्रेटेड हो जाए? क्योंकि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है यूरोप की, जो एक नेचुरल होराइजन है यूरोप का, उसके सभी देश आपस में अगर इंटीग्रेटेड होते हैं तो यह एक मजबूत यूरोपीय पहचान को सामने लाएगा। तो इसलिए ये जो ईयू की इनलार्जमेंट की पॉलिसी है यह इस ग्रुप के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आप ये देखें कि इस इनलार्जमेंट के तहत कौन कौन से देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन सकते हैं। तो कोई भी यूरोपियन कंट्री, यूरोप का कोई भी देश जो कि यूरोपियन यूनियन के लोकतांत्रिक मूल्यों को रिफ्लेक्ट करता हो, यूरोपियन यूनियन के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता हो और वैसे वैल्यूज को प्रमोट करने का, वैसे आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हो, तो वैसा कोई भी यूरोपीय देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन सकता है। अब यहाँ से देखिए, आपसे प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोई नॉन यूरोपियन कंट्री यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन सकता है ना। तो इस तरीके से तो जब आप न्यूज़ पढ़ें, जब आप उसको एनालाइज करें, तो वहाँ पर से प्रीलिम्स और मेंस में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। अब ईयू इनलार्जमेंट से आगे बढ़ते हैं हम लोग और एसेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए, एसीड करने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए किसी भी देश में क्या
क्राइटेरिया, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एसेशन का क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग हुई थी 1993 में कोपेनहेगन में, तो उसमें सर्टेन क्राइटेरियाज डेवलप किए गए थे, डिफाइन किए गए थे, और वो क्राइटेरियाज को फुलफिल करके कोई भी देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन सकता था। तो यूरोपियन यूनियन के एसेशन क्राइटेरिया को कोपेनहेगन क्राइटेरिया भी कहा जाता है। कोपेनहेगन क्राइटेरिया, कोपेनहेगन क्राइटेरिया। और इस क्राइटेरिया में क्या है एग्जैक्टली, तो इसमें 3 मामलों में यूरोपियन यूनियन के जो वैल्यूज हैं, जो आइडियल्स हैं, जो यूरोपियन यूनियन की अपनी एक जो समझ है पॉलिटी को लेके, इकोनॉमी को लेके, उन आइडियल्स को धारण करने की बात यह कोपेनहेगन क्राइटेरिया करता है। पहली चीज इसमें यह कही गई है, पहली जो क्राइटेरिया है वो पॉलिटिकल क्राइटेरिया है, राजनीतिक क्राइटेरिया है। पॉलिटिकल क्राइटेरिया में डिफरेंट कंडीशंस हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी कोई भी देश अगर यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए पॉलिटिकल क्राइटेरिया ये है कि उस देश में ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, स्टेबल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो डेमोक्रेसी को गारंटी कर सकें, जो लोकतंत्र को सुनिश्चित कर सकें। दूसरी चीज़ है, वैसे देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट को लेकर वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये पहली चीज़ पॉलिटिकल क्राइटेरिया में आती है। दूसरी बात है इकोनॉमिक क्राइटेरिया। हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन की शुरुआत जो है वो एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग के रूप में हुई थी। 1951 ट्रीटी ऑफ पेरिस की हम बात करें तो वहाँ पर से इस ग्रुपिंग की शुरुआत एक आर्थिक, एक इकोनॉमिक कंसेप्ट के रूप में होती है। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी किसी भी देश को पूरा करना जरूरी है अगर वह यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहता हो तो। और इस इकोनॉमिक क्राइटेरिया में क्या क्या बातें हैं, हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करता है। तो कोई भी देश जो यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है वहाँ पर एक फंक्शनल मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। ये पहली शर्त है इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंतर्गत। क्या होना चाहिए? एक फंक्शनल मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। मार्केट इकोनॉमी का क्या अर्थ होता है? मार्केट इकोनॉमी का अर्थ ये होता है जहाँ पर कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स या एंटिटीज, जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स या एंटिटीज बिना स्टेट इंटरफेरेंस के, बिना राज्य के हस्तक्षेप के या लिमिटेड स्टेट इंटरफेरेंस के आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। मतलब बाजार में जहाँ सरकार का अल्प या न्यूनतम हस्तक्षेप हो, वैसी अर्थव्यवस्था को हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, मुक्त अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो एक फंक्शनल मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि वैसे देशों में कंपटीशन को हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मार्केट फोर्सेस को हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मार्केट इकोनॉमी कहीं पे तभी फंक्शन करेगा जब वहाँ पर ओपन कंपटीशन होगा, जब वहाँ पर खुली प्रतिस्पर्धा होगी, डिफरेंट मार्केट फोर्सेस होंगे और वैसे मार्केट फोर्सेस आपस में compete करेंगे मार्केट इकोनॉमी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, मार्केट इकोनॉमी में और बेहतर गुड्स प्रोडक्ट्स को जनरेट करने के लिए। तो ये दूसरी इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। तीसरी जो बात कोपेनहेगन क्राइटेरिया में आती है, किसी भी देश को यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए जो तीसरी बात आती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। कोई भी देश जो यूरोपीय संघ का हिस्सा बनना चाहता हो, वहाँ पर जो EU एक्विस है, एक्विस का अर्थ होता है बॉडी ऑफ राइट्स, यूरोपियन यूनियन का जो बॉडी ऑफ राइट्स है उसको प्रिजर्व करने, अपहोल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो कि यूरोपियन बॉडी ऑफ राइट्स को प्रिजर्व कर सकें, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, और साथ ही साथ ऐसी क्षमता होनी चाहिए जुडिशियल लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, जो कि यूरोपियन जो राइट्स हैं उनको अपहोल्ड कर सके और एक यूरोपियन यूनियन के सदस्य के रूप में उन जो ऑब्लिगेशंस आते हैं उनको एग्जीक्यूट कर सके। तो जो तीसरी क्राइटेरिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है। किस चीज़ की कैपेसिटी? यूरोपियन यूनियन के बॉडी ऑफ राइट्स को एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी,
साथ ही साथ वैसे जुडिशियल और वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता को धारण करना जिससे कि यूरोपियन यूनियन के एक सदस्य के रूप में जो ऑब्लिगेशंस, जो दायित्व आते हैं, उसकी पूर्ति की जा सके। तो इन तीनों क्राइटेरिया को जो देश, जो यूरोपियन कंट्री फुलफिल करती है, वह यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन सकती है, यूरोपीय संघ का हिस्सा बन सकती है। अब आगे हम देखें कि एसेशन के स्टेप्स क्या हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई भी देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि हमने जब इस न्यूज को स्टार्ट किया तो ये देखा कि यूरोपियन कमीशन ने मोल्डोवा और यूक्रेन को शामिल करने के लिए फॉर्मल निगोशिएशन प्रोसेस को स्टार्ट करने का सुझाव दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एसेशन कैसे स्टार्ट होता है। पहली चीज़ कि कोई भी देश सबसे पहले अप्लाई करता है, स्टेट्स अप्लाई फॉर ईयू मेंबरशिप। पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई भी देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे सदस्य बनने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पहली बात तो ये है। स्टेट्स जब अप्लाई, कोई भी नेशन स्टेट जब अप्लाई करता है तो उसके ऊपर सभी ईयू मेंबर्स को, जितने भी यूरोपीय संघ के मेंबर्स हैं, उन सबको अग्री करना जरूरी है, उन सबको अग्री करना जरूरी है। तो दूसरा स्टेप ये आता है कि ऑल ईयू मेंबर्स मस्ट अग्री ऑन सच रिक्वेस्ट, और यहीं पर से जो है एसेशन प्रोसेस की शुरुआत मानी जा सकती है। किसी स्टेट ने अप्लाई किया, किसी नेशन स्टेट ने अप्लाई किया, और जब ईयू के, यूरोपियन यूनियन के सभी मेंबर्स उस पर सहमत हो जाते हैं, तो सहमति मतलब उनके एप्लीकेशन को लेकर सहमति कि ठीक है हम किसी देश के सदस्यता पर विचार करेंगे और उसको लेकर सहमत हो जाएं, तो वहां पर से एसेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फॉर्मल एक जो एसेशन का नेगोशिएशन है उसकी प्रोसेस की शुरुआत होती है। जो जुड़ाव होगा किसी भी देश का यूरोपियन यूनियन के साथ, तो उसके लिए एक फॉर्मल एसेशन नेगोशिएशन स्टार्ट होता है, उसके साथ वार्ता की शुरुआत की जाती है। वैसे नेगोशिएशंस का क्या ऑब्जेक्टिव है? वैसे नेगोशिएशन का ऑब्जेक्टिव है कि यदि भविष्य में वह देश सदस्य के रूप में शामिल हो जाए तो उसे उस देश को तैयार करना, यूरोपियन यूनियन के सभी जो हैं कानूनों का पालन करने के लिए और उसके अनुरूप अपने यहाँ रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो यूरोपियन यूनियन के कानून हैं उनको अडॉप्ट करना, ताकि वैसे जो देश शामिल होना चाहता है उसके यहाँ भी यूरोपियन लॉज के अनुकूल लेजिस्लेशंस बन जाएं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मल नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। फॉर्मल नेगोशिएशन स्टार्ट होता है, और जब वो नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें कंप्लीट टर्म्स और कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट किए जाते हैं जो कि उस देश के ऊपर लागू होंगे। कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन डेवलप किए जाते हैं, और उन टर्म्स और कंडीशन को शामिल करते हुए एक एसेशन ट्रीटी बनाई जाती है। एक एसेशन ट्रीटी उस देश के लिए बनाई जाती है। इस एसेशन ट्रीटी को सबसे पहले तो जो यूरोपियन पार्लियामेंट है और यूरोपियन काउंसिल है, तो यूरोपियन पार्लियामेंट का कंसेंट आवश्यक होता है, यूरोपियन काउंसिल का अप्रूवल उसको आवश्यक होता है। यूरोपियन पार्लियामेंट और काउंसिल से उसे कंसेंट और अप्रूवल आवश्यक होता है। उसके बाद जितने ईयू मेंबर नेशंस हैं और जो कैंडिडेट नेशन है उसको साइन करता है। उस एसेशन ट्रीटी को जितने भी यूरोपियन यूनियन नेशंस हैं और जो कैंडिडेट नेशन है जिसने अप्लाई किया है, उस कैंडिडेट नेशन के द्वारा उसे साइन किया जाता है। उसके बाद जितनी सभी पार्टीज ने साइन किया है उन सभी पार्टीज को उसे रेटिफाई करना आवश्यक है, यानी जो भी उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो उसे रेटिफाई करती हैं। रेटिफिकेशन का अर्थ होता है उसे अपने डोमेस्टिक
पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना, यानी जिन्होंने साइन किया उन्हें अपने अपने पार्लियामेंट से उस एसेशन ट्रीटी के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है और वैसी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने यहाँ घरेलू कानून बनाने पड़ते हैं, तो उन्हें रेटिफाई करना पड़ता है। और रेटिफाई करने के बाद जब इन सभी पार्टीज के द्वारा वो रेटिफाई हो जाता है तो एसेशन ट्रीटी में जो डेट मेंशन किया गया है कि इस डेट से इसे मेंबर माना जाएगा, एसेशन ट्रीटी में शामिल उल्लेखित उस डेट से उक्त जो मेंबर जो नेशन है, जो कैंडिडेट नेशन है, वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाता है। तो ये एक फॉर्मल एसेशन का प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। इसी कारण से मेंबरशिप का जो नेगोशिएशन है वो यूरोपियन यूनियन के केस में काफ़ी लंबा चलता है। अब अगर हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें, चूँकि इस समूह के एक्सपेंशन की हम लोगों ने बात की, इसके एसेशन क्राइटेरियाज और एसेशन स्टेप्स की बात की, तो हम देखें कि यूरोपियन यूनियन क्या है। ये एक रीजनल ग्रुपिंग है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के नेशंस का एक क्षेत्रीय समूह है, एक रीजनल ग्रुपिंग है। वर्तमान में इसमें 27 मेंबर्स हैं, 27 नेशन स्टेट्स इसके सदस्य हैं। हम जानते हैं कि 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने खुद को यूरोपियन यूनियन से अलग करने का फैसला एक रेफरेंडम के माध्यम से किया था। तो और आखिरकार 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। तब तक इसके 28 सदस्य थे और यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम के बाहर होने के बाद वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं। 27 सदस्यों की सूची यहाँ पर उनके फ्लैग के साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? ये 27 देशों का एक रीजनल ग्रुपिंग है। यह एक सिंगल मार्केट की तरह कार्य करता है। यह एक सिंगल मार्केट की तरह कार्य करता है, जहाँ पर कि एक देश से दूसरे देश में गुड्स, सर्विसेज, पीपल्स, इनके मूवमेंट के लिए, इनके आवागमन के लिए बाधाएं कम से कम की गई हैं, ताकि एक क्लोजर मार्केट इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन अचीव किया जा सके। हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन की शुरुआत ट्रीटी ऑफ पेरिस से होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1951 में 6 यूरोपीय देशों ने कोल और स्टील के प्रोडक्शन पर आपस में रिसोर्स पूलिंग के लिए एक ट्रीटी साइन की थी, जिसे ट्रीटी ऑफ पेरिस कहा जाता है। 1951 में 6 यूरोपीय देशों ने, जिसमें कि फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये सभी देश शामिल थे। तो 1991 के ट्रीटी ऑफ पेरिस से शुरुआत होते हुए आप 1993 1 नवंबर को यूरोपियन यूनियन एक ऑफिशियल बिंग के रूप में इस्टेब्लिश होता है ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट के द्वारा। मास्ट्रिक्ट जो नीदरलैंड का एक शहर है। तो 1993 में ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट, जिसे ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है, तो ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट के द्वारा यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में ऑफिशियली हो जाती है। ये बात हम लोगों ने समझ ली। अब इसके हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को समझें। यूरोपियन यूनियन में मुख्यतः 4 मेन डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं। यूरोपियन यूनियन में 4 मेन डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं। कौन कौन सी वो बॉडीज हैं? तो सबसे पहले तो यूरोपियन पार्लियामेंट है। अगर हम यूरोपियन यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें, यूरोपियन यूनियन 4 मेन इसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो इसके पॉलिटिकल डायरेक्शन को और जो इसके एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करती है। पहली चीज तो हो गई यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन संसद, जो कि यूरोपियन सिटीजन्स के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन में इसके मेंबर्स चुने जाते हैं, जो यूरोपियन सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन के लिए कानून बनाती है। संसद का काम कानून बनाना होता है, तो इसका क्या काम है? लॉज को अडॉप्ट करना। लॉज को अडॉप्ट करना किसके साथ मिलकर? तो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर। दूसरी चीज है कि ये यूरोपियन यूनियन के बजट को भी अप्रूव करता है। ये यूरोपियन यूनियन के बजट को भी अप्रूव करता है। तो ये यूरोपियन पार्लियामेंट की बात हो गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें बॉडी है वो यूरोपियन काउंसिल है। यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल का अर्थ होता है मेंबर स्टेट्स के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं या फिर हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी मीटिंग होती है जब, तो उसे यूरोपियन काउंसिल कहा जाता है। जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या सरकार के प्रमुख हैं, यूरोपियन यूनियन मेंबर्स के, उनकी मीटिंग होती है। आमतौर पर साल में कम से कम 4 बार
वो मिलते हैं आपस में, तो उसे यूरोपियन काउंसिल कहा जाता है। दे मेक द यूरोपियन काउंसिल। और उस काउंसिल का जो फंक्शन है, उस काउंसिल का कार्य है यूरोपियन यूनियन को एक पॉलिटिकल डायरेक्शन प्रदान करना, एक राजनीतिक दिशा प्रदान करना। जो एक जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शन है यूरोपियन यूनियन एज ए ग्रुपिंग, वो उसको निर्धारित करते हैं। ये चीज़ जानना जरूरी है कि यूरोपियन काउंसिल जो है वह लॉज को अडॉप्ट नहीं करती, वो कानूनों को अडॉप्ट नहीं करती, वो काम काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का है। देखिए ये टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जिसको अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन काउंसिल भी है और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन भी है। यूरोपियन काउंसिल में कौन आते हैं? जो यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं या हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो वो यूरोपियन काउंसिल कहा जाता है। तो उनकी भूमिका कानून बनाने की या लॉज को अडॉप्ट करने की नहीं होती। हालांकि अगर यूरोपियन यूनियन ट्रीटी से संबंधित कोई अमेंडमेंट है तो वो उसे जरूर अडॉप्ट कर सकते हैं। ये एक अपवाद है। तो यूरोपियन काउंसिल, तीसरी जो बॉडी है वो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पे अंतर को समझिएगा। यूरोपियन काउंसिल में हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती है और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन में मेंबर स्टेट्स के मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। मेंबर स्टेट की सरकारों के मंत्री शामिल होते हैं जो साल भर विभिन्न पॉलिसी इशूज पर आपस में फैसले लेते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी सालाना 70 से 80 बैठकें होती हैं। आप बैठकों की संख्या से समझ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन कितना पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड रीजन है, जहां पर कि हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग साल में कम से कम 4 बार हो रही हो, विभिन्न सरकार के मंत्रियों की मीटिंग 70 से 80 बार साल में हो रही हो। तो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन में वहां के यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के जो गवर्नमेंट है, उनके मिनिस्टर्स आपस में जब मीटिंग करते हैं, उसे काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। ये यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन के लिए कानून को अडॉप्ट करने का काम करते हैं। इनका काम है पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन करना और लॉज को अडॉप्ट करना। चौथा जो इम्पोर्टेंट बॉडी है वो यूरोपियन कमीशन है। यूरोपियन कमीशन, हमने इस चर्चा की जो शुरुआत की इस कक्षा की, तो यूरोपियन कमीशन के रिकमेंडेशन से शुरुआत की थी कि यूरोपियन कमीशन ने सुझाव दिया है कि मोल्डोवा और यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के लिए फॉर्मल निगोशिएशन प्रोसेस की शुरुआत की जाए। तो यूरोपियन कमीशन क्या है कि ये मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यह मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन का, जो सुनिश्चित करता है कि ईयू के जो कानून हैं वह इम्प्लीमेंट हो और साथ ही साथ जो ईयू के मेंबर नेशंस के ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल किए जाएं। तो यूरोपियन कमीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन का। अगर हम ये कहाँ स्थित है इसकी बात करें तो यूरोपियन पार्लियामेंट या ब्रसेल्स में, स्ट्रासबर्ग में और लग्जमबर्ग में स्थित है। ये 3 जगहों पर स्थित है। यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसेल्स में जो बेल्जियम में है, स्ट्रासबर्ग जो कि फ्रांस में है और लग्जमबर्ग जो कि लग्जमबर्ग नाम के ही देश की राजधानी है। अगर यूरोपियन काउंसिल की बात करें तो यूरोपियन काउंसिल ये ब्रसेल्स में स्थित है जो कि बेल्जियम की राजधानी है या ब्रसेल्स में स्थित है। उसी तरीके से काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन ये ब्रसेल्स में और लग्जमबर्ग में स्थित है और यूरोपियन कमीशन भी ब्रसेल्स में और लग्जमबर्ग में स्थित है। इन 4 प्रमुख बॉडीज के अलावा यूरोपियन यूनियन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो कि इन चारों के फंक्शन को सप्लीमेंट करती हैं, इन चारों के साथ कोऑपरेशन करती हैं। तो अगर हम उनकी बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज की, तो हम देख सकते हैं कि कोई बात नहीं, तो इम्पॉर्टेंट जो कुछ बॉडीज हैं उसमें आपको कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोपियन यूनियन के कानूनों का सही से इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि नहीं, सही से लागू हो रहा है कि नहीं, उसे देखती है। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस है एक यूरोपियन यूनियन के लिए। कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरी चीज है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक किसी भी अन्य केंद्रीय बैंक की तरह यूरोजोन के मौद्रिक एवं मॉनिटरी एवं एक्सचेंज रेट पॉलिसी को डिटरमाइन करती है। जो मॉनिटरी पॉलिसी है और एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, साथ ही साथ ये यूरोजोन में प्राइस स्टेबिलिटी को भी
उस जो कीमतों की स्थिरता है उसको भी इंश्योर करती है। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात हो गई जो कि फ्रैंकफर्ट में स्थित है। और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का काम है कि यह यूरोपियन यूनियन देशों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। यह जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। साथ ही जो ये यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स हैं उनके लिए एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल गार्जियन के रूप में कार्य करता है कि उनके जो पैसे हैं वो सही ढंग से खर्च हो रहे हैं या नहीं। तो यूरोपियन यूनियन में, ईयू में फंड्स सही तरीके से खर्च हों, इसको इंश्योर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये यूरोपियन यूनियन ग्रुपिंग के वर्किंग की बात हो गई। तो हमने देखा कि एक न्यूज आइटम किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। और जब आप किसी समूह से जुड़े हुए समाचार को पढ़ते हैं तो आप जरूर ही उस समूह के भी बारे में जानकारी करने का आप प्रयास करें। इस कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा है कि आपको इससे लाभ मिला होगा। आप अपने फीडबैक और कमेंट हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।